डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्वेइंग के लेक्चर नंबर 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन लेवलिंग, कि हम जो लेवलिंग सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं उस लेवलिंग में कौन कौन से एरर आते हैं, उस एरर अगर आज जनरेट हो रहे हैं तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, उस एरर की क्वांटिटी कितनी है। तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब ये एरर्स की बात करते हैं। एरर होते क्या हैं कि हमारे पास जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें जो कमियां आ रही हैं, जो त्रुटियां आ रही हैं, उन त्रुटियों को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा। अब लेवलिंग में क्या करते हैं हम, लेवलिंग में हमें ये पता है कि लेवलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि एक जगह इंस्ट्रूमेंट का सेटअप करते हैं और यहाँ से टेलीस्कोप के थ्रू हम देखते हैं। वो टेलीस्कोप जिसमें अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं। और वो लेवल भी हमने डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप के लेवल, डंपी लेवल, वाई लेवल, टिल्टिंग लेवल और ऑटो लेवल। तो ये लेवल हमने डिस्कस कर लिया। अब सामने क्या होता है, स्टाफ होता है। अब एक चीज़ हमें ये पता है कि अगर इनके बीच की ये जो डिस्टेंस डी है, किसके किसके बीच की, कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मीन्स जो हमारे पास लेवल है और जो सामने लेवलिंग स्टाफ है, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास, अगर वो डिस्टेंस कम होगा तो इनके बीच में जो लाइन होगी वो क्या होगी, लगभग बहुत ही पास पास होंगे तो स्ट्रेट लाइन ही दिख जाएगा। उस केस में एरर आने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जब इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। किसकी बात करें हम, लेवल और लेवलिंग स्टाफ की। तो उस केस में क्या होगा कि अर्थ का कर्वेचर आएगा। मीन्स अगर हमारे पास एक जगह पे देख रहे हैं तो जो टेलीस्कोप होगा वो कहाँ देखेगा, सामने ही देखेगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास अर्थ पे जो रहने वाला पर्सन है वो यहाँ है, उसकी हाइट ये ना बता के वो क्या हम मेजर करेगा, ये हाइट वहाँ पे क्या होगी, विजिबल होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है या डिस्टेंस इंक्रीज होती है, वहाँ पे क्या होता है, एरर आना चालू हो जाते हैं, एरर इंक्रीज हो जाने लगते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा है, फॉर लॉन्ग साइड, लंबी दूरी के लिए जब हमारे पास क्या होगा, एक्यूरेट लेवलिंग वर्क, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइन। दोनों चीज़ें टर्म्स समझिएगा कि पहला क्या लिखा हुआ है, फॉर लॉन्ग साइट एंड एक्यूरेट लेवलिंग वर्क। जब हमारे पास लंबी दूरी हो, लंबा साइट देख रहे हैं, लेवलिंग स्टाफ लंबा है, लंबी दूरी पे है, तो हमारे पास फोर साइड या बैक साइड क्या होगा, जो भी वो साइट होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग दूरी पे होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे। तो उस केस में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर मीन्स अर्थ का जो कर्व है, कर्व क्या हो रहा है, जो रोटेट घूम रहा है, उसका इफेक्ट भी क्या होगा वहाँ पे कंसीडर होगा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइन आगे डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइन होता क्या है। वो दोनों चीज़ें क्या होंगी वहाँ पे, काउंट होंगी, वहाँ पे क्या होंगी, कंसीडर करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास एरर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ड्यू टू कर्वेचर द पॉइंट अपीयर टू बी लोअर देन द एक्चुअली। कर्वेचर के चलते क्या होगा कि जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या दिखेगा, लोअर दिखेगा, मीन्स छोटा दिखेगा, जो एक्चुअली है उससे कम दिखेगा। ये चीज़ें समझ आ गई। बाकी जो वाइल द मीन्स जो दूसरा केस है, ड्यूरिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन दे अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर। तो रिफ्रैक्शन के चलते क्या होगा, वो क्या दिखेंगे, हायर दिखेंगे, जितने थे उससे ज़्यादा दिखेंगे। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर बीइंग ग्रेटर देन द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये दोनों जो एरर आ रहे हैं रिफ्रैक्शन के चलते और कर्वेचर के चलते, उसमें क्या पता है कि जो कर्वेचर का इफेक्ट होगा वो ग्रेटर देन द रिफ्रैक्शन होगा, मीन्स रिफ्रैक्शन का छोटा होगा और हमारे पास कर्वेचर का इफेक्ट ज़्यादा होगा। साथ ही अब उस केस में क्या देख हमें लेना पड़ेगा, हमें कंबाइन इफेक्ट लेना पड़ेगा, मीन्स कंबाइन करेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कर्वेचर एरर क्यों आ रहा है। कर्वेचर मीन्स यहाँ पे टर्म दिख रहा है हमारे पास, कर्व मीन्स अर्थ के कर्व के चलते जो एरर आएगा उसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। अब हम यहाँ पे लाइन के थ्रू समझेंगे, लाइन के थ्रू, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये यहाँ पे क्या बनाया गया है, एक अर्थ बनाया गया है। ए पॉइंट पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और पी पॉइंट पे क्या है, लेवलिंग स्टाफ है। ठीक है। अब जो लेवलिंग स्टाफ है, जब यहाँ टेलीस्कोप से देखा जाएगा तो क्या होगा, एक सीधी लाइन यहाँ से पास कर रही होगी। उस सीधी लाइन को क्या बोलती है, जो अर्थ के पैरेलल होगी, क्या होगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये चीज़ें क्लियर हैं। दूसरा हमारे पास अर्थ के पैरेलल एक हमारे पास लाइन घूम रही होगी, उस लाइन को क्या बोलते हैं, लेवल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, कि मीन्स जो अर्थ का पॉइंट है जहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाया उसके क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। जबकि लेवल लाइन क्या है, अर्थ के लेवल से, लेवल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट अर्थ के जो अर्थ इस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट अर्थ के
जो लाइन है इससे क्या है इक्वली डिस्टेंस पे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल लाइन बोलते हैं। अब हमें ये भी पता होगा कि स्टाफ जो यहाँ पे ये रखा होगा तो हमें कौन सी रीडिंग दिख रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली, जबकि ये हमारे पास लेवल लाइन है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसी का डिफरेंस हमारे पास इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द अर्थ है कर्व फेस, अर्थ का जो शेप है हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या है, कर्वेचर में है। विच इज एज्यूम टू बी लेवल सरफेस, जो क्या हमें एज्यूम करके चलते हैं कि लेवल सरफेस क्या है, उसके पैरेलल एक सरफेस है। बट द लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट है, आर फर्निश्ड बाय द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या होगी, सीधी जाएगी, फर्निश जाएगी, एकदम क्लियर जाएगी, किसके द्वारा, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और वो लाइन ऑफ साइट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ना कि लेवल लाइन होगी। अब बातें समझ आ गई। हम देखेंगे जो टेलीस्कोप से तो देख रहे हैं डिस्टेंस, जो टेलीस्कोप से हम डिस्टेंस देख रहे हैं वो टेलीस्कोप तो सीधा देखेगा, टेलीस्कोप तो आगे जाके कर्व में घूमेगा नहीं। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि ये उसमें क्या है कि जो देखने की टेलीस्कोप की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, सीधी लाइन में देखेगा। जबकि हमारे पास अर्थ कैसे हो जा रहा है, लेवल लाइन के टर्म्स में, लेवल सरफेस पे क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। Therefore, the all points on the line of sight are not equivalent from the surface of earth। मीन्स अब क्या बोल रहा है कि इस केस में, यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, लेवल लाइन में क्या बताया था कि हर एक पॉइंट क्या होगा, इक्वली डिस्टेंस पे होगा। अब ये इक्वली डिस्टेंस पे है, हम क्या देख रहे हैं टेलीस्कोप से, क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट अर्थ के सरफेस से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होगा। यही चीज़ें क्लियर हो गई। यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है क्या, कि ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑफ साइट आर नॉट इक्विडेसेंट, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे। समझ में आ रही टर्म्स, ये इक्वी डिस्टेंस क्या है, तो इक्वी मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, आर नॉट मीन्स नहीं है इक्वल डिस्टेंस पे, किस लाइन की बात करें, सरफेस ऑफ अर्थ से। ये चीज़ें समझ आ गई हैं। मीन्स द स्टाफ आर नॉट स्ट्रिक्टली एट द सेम लेवल ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इससे ये हम पता लगा सकते हैं कि जो स्टाफ है वो हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम नहीं है उसकी रीडिंग। इतनी बातें क्लियर हैं। The level line fall away from the horizontal line of sight and the vertical distance between the horizontal line and level line denoted the effect of curvature। ये बातें समझ आ गई। दोबारा रिपीट करूँ कि जो लेवल लाइन होगा वो क्या हो रहा है, फॉल अवे हो रहा है, मीन्स जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है उससे क्या हो रहा है, अवे हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल लाइन डिनोटेड बाय, जो इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस होगा, किसके किसके बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे देखिए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देख रहे हैं, किसके बिटवीन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल लाइन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं हम, वो जो डिस्टेंस कहलाएगी उसी को हम बोलते हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो ये यहाँ पे जो रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है, सी पॉइंट पे पर्सन यहाँ खड़ा है, हमने कौन सी रीडिंग मेजर कर दी, ये बी पॉली वाली लाइन। तो हमने क्या किया, इतना डिस्टेंस हमने क्या किया, ज़्यादा मेजर कर दिया। तो यही हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको सी आर पोल। आगे पढ़ेंगे कि करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। इतनी चीज़ें हमारे पास एरर जनरेट हुई तो इसी को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन बी सी पॉइंट इज ऑब्जर्व बाई ट्रू स्टाफ लेवलिंग डिनोटेड ऑन द एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। इसी को हम क्या कहेंगे, एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। कौन सा, बी सी जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास क्या हो गया, एरर आ गया, किसके चलते, कर्वेचर के चलते। तो हमें एरर पता है तो हम क्या करेंगे, उतना ही हम करेक्शन करेंगे। तो करेक्शन हम करेंगे तो करेक्शन के लिए सी डिनोट करते हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, कर्वेचर के लिए, तो सी सी लिखते हैं, सी सी। समझ में आ गई बातें, सी सी क्यों, दोनों सी सी सामने नहीं है, ये सी और सी ऐसे सामने नहीं है, एक सी सफिक्स है, एक प्रीफिक्स है, एक नीचे है, सी सी है। क्या डिनोट करेगा, कर्वेचर करेक्शन। समझ में आ गई बातें। अब कितना होगा ये चीज़ें हम यहाँ से समझते हैं इस डायग्राम से। ये जो डायग्राम है क्लियरली आप इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे रिजल्ट आएंगे। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल दिख रहा है ये क्या है, हमारे पास अर्थ है। हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब अर्थ पे यहाँ पे कोई स्टाफ रखा है, मान लेते हैं हम ये अर्थ है, अर्थ पे हम लेवलिंग स्टाफ रखते हैं। अब रेडियस के कंपेरिजन में जो हमारी हाइट है, रेडियस किलोमीटर में होगी, हमारी हाइट कुछ मीटर में है, तो क्या है, निगलेजिबल है, तो उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट करते रहे। मीन्स हम मान ले रहे हैं कि अर्थ के इस ए पॉइंट पे क्या था, वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था वो रखा था, और जो हमें रीडिंग देख रहे थे वो बी पॉइंट की देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। ये चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी रेडियस होगा। ये जो डिस्टेंस आ रहा था बी सी, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, उसको दूसरे डायग्राम में हमने शो किया है कि ये जो डिस्टेंस दिख रहा था, हमें तो डिस्टेंस ये मेजर करना था
लेकिन हमने कौन कितना ये ज़्यादा मेजर कर दिया है। अब ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं दूसरे केस में कैसे, यहाँ पे देखिए। तो ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा हमारे पास शो हो रही है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कहाँ क्या है, सी यहाँ पे लाई कर दिया, ये यहाँ पे है, और ये जो बीच की लाइन जो आ रही थी यही हमारे पास एरर था। अब ये एरर कितना आ रहा है इसको हम निकालेंगे। हम आसानी से इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे सेटअप है और जहाँ पे स्टाफ है उनके बीच की दूरी मेजर कर लेंगे, और वो क्या होगा, हम उनके बीच की दूरी को डी से डिनोट कर लिए। ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अर्थ की रेडियस को आर एज्यूम कर लिया, जो हमारे पास एरर था वो बी सी था, इसको हम ई से डिनोट कर लेंगे या फिर बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे तो एरर ही लिख लेंगे, और इनके बीच की दूरी थी डी। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे पास ये चीज़ें ये पता है कि ये कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये कौन सी लाइन है, हमारे पास प्लम लाइन है। दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, या फिर दूसरे टर्म्स में प्लम लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल यहाँ दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये जो हमारे पास क्या आएगा, ओ बी, मीन्स ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके किसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस, इसको हम अगर बेस मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर अब प्लस ओ ए का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, छोटा करके देखते हैं आगे जो इक्वेशन बना होगा, कि यहाँ पे सारे टर्म्स यहाँ लिखे हैं कि डी क्या है, लेंथ क्या है, बी सी क्या है, एरर है, ओ क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ है, और इसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। अब हम कौन से इक्वेशन की बात कर रहे थे, हम ये इस इक्वेशन की बात करें कि जो ओ बी और इसका जो इक्वेशन होगा वो इस इक्वेशन से डायरेक्ट क्या होगा, काउंटर बैलेंस होगा। अब इसका इक्वेशन हम बना के दोबारा इस कैलकुलेशन को देखते हैं, फिर हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हम दोबारा इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। पहले क्या लिखा, ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस ओ ए के स्क्वायर के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें ये देखिए कि जो ओ सी है ये किसके किसके बराबर है, बी सी प्लस ओ ए, बी सी प्लस ओ सी के बराबर है। ओ बी जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, किसके बराबर है, बी सी प्लस ओ सी के स्क्वायर के बराबर है। ये टर्म्स समझ आ गई। सामने वाला टर्म्स अभी यही रहा, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, आगे नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं हम कि जो हमारे पास ओ बी था वो था ओ सी प्लस जो हमारे पास ओ बी था वो क्या था, बी सी प्लस ओ सी का जो स्क्वायर था वो किसके किसके बराबर था, ए बी का स्क्वायर और ओ ए का स्क्वायर के बराबर। अब हमें ये पता है बी सी क्या है, एरर है, तो हम इसको क्या है एरर में ही रहने देते हैं, एरर लिख देंगे। ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, मीन्स ये इसकी वैल्यू आर है, तो हम इसको लिख दिए बी सी प्लस ये क्या है, रेडियस है आर का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ए बी हमारे पास क्या है, कैपिटल डी, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमारे पास ओ ए क्या है, ये भी क्या है हमारे पास रेडियस है आर का स्क्वायर। ये टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। और फिर आगे चलते हैं, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स हमारे पास क्या होगा, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 BC इंटू आर। बी सी हम डिस्टेंस वही लेके चल रहे हैं। ये है इक्वल टू क्या है, इसके जो इक्वल टू है सामने वो भी क्या है, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमारे पास ये पता है दोनों साइड में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ बी सी स्क्वायर प्लस 2 BC आर, अगर बी सी कॉमन कर लें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर हम बी सी को कॉमन करते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2R, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, डी स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर हैं। अब ये जो आर की, आर मीन्स क्या है, रेडियस के कंपेरिजन में जो बी सी है, एरर है, ये क्या है, बहुत ही कम है, तो हम इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं। मीन्स समुद्र में अगर हम 2 बाल्टी पानी ऐड भी कर दें तो समुद्र के पानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R। और बी सी हमारे पास बी सी है ही, और सामने क्या है, डी स्क्वायर। मीन्स जो हमारे पास, अगर ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बी सी है, मीन्स जो एरर है उसकी वैल्यू कितनी आई, D²/2R। ये अभी एरर की वैल्यू आ रही है, हम अभी करेक्शन अप्लाई नहीं करें, एरर कैलकुलेट किया, तो यही चीज़ें यहाँ पे की कि जो बी सी की वैल्यू आई। अब हम सारे इक्वेशन को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, कैलकुलेशन को। तो बी सी की वैल्यू क्या है, D²/2R। कहाँ से आई, मैंने अभी सारे कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद ये आपको शो कर दिया था कि इसकी वैल्यू कहाँ से आई।
तो ये सारा कैलकुलेशन शो होने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन जो बन के आया था BC की वैल्यू वो आई थी d²/2r। यहाँ पे जो इक्वेशन यूज हुआ है वो सिंपल मैथमेटिक्स में जो जियोमेट्री की प्रॉपर्टीज होती है वो उस प्रॉपर्टीज को क्या किया था, यूज करके मैंने इस चीज़ को टाइप किया था। अब जो अर्थ का रेडियस होता है d, हमारे पास BC क्या है, एरर है, डी इनके बीच की डिस्टेंस है, हमें क्या पता है अर्थ की रेडियस, अर्थ का रेडियस जो एवरेज आता है उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 12,742 किलोमीटर। इतनी इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस जो अर्थ का रेडियस है। हमने क्या किया, 2r में मीन्स 2 और r का मल्टीप्लाई कर दिया तो इतनी वैल्यू आ जाए। समझ में आ रही बातें? मीन्स अब यहाँ पे वैल्यू जो जनरली 6370 किलोमीटर रेडियस आती है, ठीक है। यहाँ 2r किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर आपके बराबर हो जाएगा। तो r की वैल्यू अगर इतना रखेंगे तो हमारे पास 2r की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया गया, 2r की वैल्यू रख दिया तो कितना आ गया, 12,724। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ d किस में है, यहाँ d अभी भी क्या है, किलोमीटर में है। ये बातें समझ आ रही हैं? किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर d² है, नीचे 1000 डिवाइड बाई 12,000 ये समथिंग आ गया। जब ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.00785 d² मीटर। ये वैल्यू क्लियर हो गई। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास इतने मीटर आएंगे आंसर। मीन्स हमारे पास क्या है, आंसर मीटर में आ रहा है, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास मीटर में आ रहा है। लेकिन डी हम कहाँ पुट करेंगे, डी हमेशा किस में पुट करेंगे, किलोमीटर में पुट करेंगे। ये बातें क्लियर हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या था, डी को किलोमीटर से था, हमने मीटर में चेंज किया था, इसकी वैल्यू मीटर में चेंज हुई, लेकिन डी की वैल्यू हमेशा किस में रखेंगे, किलोमीटर में रखेंगे। हमारे पास वैल्यू से मतलब था, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एरर हमारे पास आ गया, जो बीसी की वैल्यू थी 0.0785 d²। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब इसके बारे में इसकी डिटेल पढ़ते हैं। हैंस द एरर इन स्टाफ ड्यू टू कर्वेचर की जो वैल्यू आ रही है, इतने वैल्यू इतने d² मीटर रहेगी, वेयर d इज डिस्टेंस फ्रॉम लेवल, जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से लेकर लेवलिंग स्टाफ तक की डिस्टेंस है, लेवलिंग स्टाफ इन किलोमीटर, वहाँ रीडिंग हमेशा किस में रहेगी, किलोमीटर में रहेगी। अब हमारे पास ये चीज़ें पता है, ये एरर है, एरर की वैल्यू कितनी आई, प्लस में आई, तो हम करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन हमेशा एरर की क्या होगा, अपोजिट होगा। तो वैल्यू कितनी होगी करेक्शन की, माइनस के साथ होगी, वैल्यू सेम होगी। बस हमारे पास अगर एरर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हमारे पास करेक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव होगा। यही चीज़ें यहाँ पे शो की गई है। तो हमारे पास करेक्शन कितना करेंगे, जो है यहाँ पे एरर हमेशा निगेटिव होगा, 0.-0785। एरर निगेटिव हो गया, एरर में कोई दिक्कत नहीं है, और कर्वेचर एरर हमारे पास क्लियर हो गया। अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्रैक्शन एरर की। कर्वेचर एरर क्लियर हो गया है, अब रिफ्रैक्शन एरर की बात करते हैं। मीन्स कि जो भी एरर जनरेट होगा किसके चलते होगा, रिफ्रैक्शन के चलते होगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, रिफ्रैक्शन एरर। अब रिफ्रैक्शन क्या है, ऑलरेडी आपने लास्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ा है, 12th में फिजिक्स पढ़ा है। तो रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, FLEC फ्लेक्शन होता है, एक होता है फ्रैक्शन। एक जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं परावर्तन की, जो कोई प्रकाश की किरण, मीन्स जो हमारे पास रे लाइट होती है, जो लाइट की अगर कोई हमारे पास लाइट है वो क्या हो गई, वापस किसी सरफेस से टकराई और वापस रिटर्न हो गई, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो टर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। कि जब एक जो हमारे पास लाइट है वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में क्या होगा, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रांसफ़र होगा, तो क्या होता है, अपना पाथ वो चेंज कर लेता है। डिपेंड करता है क्या, कि नॉर्मल के बेसिस पे। अगर हमारे पास डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, और अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो हमारे पास नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहीं पे पढ़, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या है, इट इज़ ए वेल इस्टेब्लिश लॉ ऑफ फिजिक्स दैट रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि जब लाइट हमारे पास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, जैसे फिजिक्स का एग्जाम्पल था कि अगर वाटर में, अगर फ्रेश वाटर है मीन्स विदाउट इम्प्योरिटी के, उस वाटर में अगर हम चम्मच रख दें तो हमें क्या दिखेगा, कि चम्मच आगे जाके जहाँ से वाटर पास हो रहा है वहाँ से ब्रेक होता है, तिरछा दिखेगा, जबकि चम्मच सीधा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, लाइट पास होते ही क्या होता है, वो चेंज हो जाता है उसका पाथ। तो उसी फिनोमिना का हम यूज यहाँ पे करेंगे। अब उस फिनोमिना का क्या है कि डू नॉट रिमेन द स्टेट, मीन्स वो हमेशा जब चेंज डिफरेंट लेयर में जाएगा तो अपना पाथ क्या हो सकता है, स्टेट नहीं रखता है, वो क्या होगा, बेंट हो जाएगा, या तो डाउन होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास टूवर्ड्स होगा डेंसर मीडियम में, और हम अवे होगा किसमें, रेयर मीडियम में। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो कंसिक्वेंटली क्या देखा गया, द रे ऑफ लाइट फ्रॉम स्टाफ टू द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट स्ट्रेट।
क्यों नहीं स्ट्रेट होती है कि जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट ये लगाया और जहाँ पे स्टाफ रखा उनके बीच में भी क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होगा। मीडियम मीन्स एयर तो सेम होगी, लेकिन उस एयर की डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कहीं पे गर्म हवा होगी, कहीं पे ठंडी हवा होगी। तो क्योंकि हम यहाँ पे कब कब बात करें, ये जब डिस्टेंस लार्ज है, कहीं पे गर्म हवा होगी, कहीं पे ठंडी हवा होगी, तो क्या होगा उसमें उनका मास और वॉल्यूम चेंज होगा, जिसके चलते क्या होगा, डेंसिटी चेंज होती रहेगी। ये बातें क्लियर हो गई। तो इट फॉलो द कर्व पाथ, तो क्या होगा, डेंसिटी जैसे जैसे चेंज होगी वो क्या होगा, कर्व पाथ में कन्वर्ट होता जाएगा, अबे होता जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है। टुवर्ड द अर्थ एंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बातें क्लियर हो गई। अब इसी के बेसिस पे क्या होता है, ये फिनोमिना काम करता है। अब ये चीज़ें हमें ये पाया गया, द अर्थ एज द नियर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज डेंसर एंड अपर लेयर देन द अपर लेयर। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये अर्थ है, तो अर्थ के आसपास की जो हमारे पास एयर होगी वो क्या होगी, डेंसर होगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हमारे पास क्या होगा, मीडियम रेयर होता जाएगा, हल्की हवाएं होती जाएंगी। यही रीज़न है कि जब आग लगती है तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आग लगेगी तो हवा क्या होती है, भारी होती है, तो गर्म होने के बाद हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी। हाँ, हल्की होकर ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे हवाएं आती हैं, तो नीचे की हवा क्या होगी, भारी होगी, डेंसर होगी। ऊपर वाली हवा क्या होती है, रेयर होती है, हल्की होती है। अब हमारे पास ये पता है कि ये अर्थ है, अर्थ है, यहाँ पे हम स्टाफ रख रहे हैं, यहाँ से लाइट जा रही है किसकी, टेलीस्कोप के थ्रू। अब जो स्टाफ है ऊपर वाली हमारे पास क्या है, रेयर है, नीचे वाला डेंसर है, नीचे वाला क्या है, डेंसर है। मीन्स हमारे पास ये डेंस में क्या होगा, जब हमारे पास रेयर से, देखिए यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ, रेयर से डेंसर में जाता है तो ये क्या है, अगर लाइट ज़्यादा भी है, दूर है, तो भी क्या होगा, वो जो हमारे पास नॉर्मल होगा उसकी तरफ मुड़ जाएगा। ये बातें क्लियर हो रही हैं। तो सेम वही फिनोमिना यहाँ पे अप्लाई होगा। जब हमारे पास स्टाफ यहाँ पे है, यहाँ से लाइट जो जा रही है यहाँ देखना था, वो क्या होगा, सीधा ना देख के क्या होगा, मुड़ती जाएंगी। अब कैसे मुड़ेंगी, इसको एक और डायग्राम से समझते हैं। ऐसे एक कर्व है, यहाँ पे हमने रख दिया स्टाफ, यहाँ पे रख दिया और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लग दिया। अब जाना तो इसको क्या चाहिए था, इस लाइन से जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन से। लेकिन यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा कुछ ना कुछ डेंसर मिलेगा, मूव करेगा, फिर आगे डेंसर, तो ऐसे क्या होगा, मूव करते करते ये एक कर्व पाथ फॉलो कर लेगा, जैसा कि इस डायग्राम में शो है। देखना तो इसको क्या चाहिए था, ए से सीधे बी, लेकिन ये क्या हुआ, ऐसे टर्न होते होते कभी डी देख लेगा, अगर ज़्यादा डेंसर हुए तो सी देख लेगा। तो इसी फिनोमिना पे क्या होगा, ये चीज़ें वर्क करेंगी। मीन्स आनी जो चाहिए थी बी रीडिंग, वो क्या आ गई, डी रीडिंग। मीन्स इतनी रीडिंग इस बार क्या हो गई, एरर इतना आ गया, लेकिन ये एरर क्या हो रहा है, कम बता रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये टर्म्स याद रखिएगा कि रीडिंग क्या बता रहा है, कम बता रहा है, जबकि उसमें रीडिंग क्या बता रहा था, ज़्यादा बता रहा था। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो रिसर्च किया गया इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो जो फाइनल जो रिसर्च होके आया कि क्या आया, अंडर द नॉर्मल, हमारे पास नॉर्मल एटमॉस्फेरिक अगर कंडीशन है तो इस मेट बी टेकन एज सर्कुलर एंड द रेडियस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ द अर्थ। तो उसके बेसिस पे ये क्या पता चला कि द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1/7, 1/7 ऑफ द कर्वेचर करेक्शन। ये बातें समझ आ गई, 1/7 ऑफ द डेट ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर करेक्शन जितना था हमने मान लिया कर्वेचर करेक्शन था, उसका क्या आ रहा है, 1/7, 1/7वां पार्ट होगा। ये बातें क्लियर हो गई। एरर इसके बराबर होगा। अब ये हमारे पास एरर आ गया, ये एरर कैसे आ रहा है, ये एरर आ रहा है, कम आ रहा है, मीन्स एरर ही क्या होगा, निगेटिव होगा। तो 1/7 किया, उसकी वैल्यू 0.0785 डी स्क्वायर आ रही थी, उसमें भी 1/7 का मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी हो गई, 0.0112 डी स्क्वायर। ये हमारे पास एरर आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन का। अब इसके बाद हमारे पास क्या आया, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन एरर। यहाँ से ये एरर समझ में आ रही, एरर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सिर्फ मेंशन है। ये एरर कैसा है, ये एरर निगेटिव है। अब जो हमारे पास कंबाइन करेक्शन का आएगा, कंबाइन करेक्शन का आएगा, तो कंबाइन करेक्शन में मीन्स क्या है, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को ऐड कर देंगे। कर्वेचर करेक्शन की वैल्यू हमारे पास थी 0.0785 डी स्क्वायर। ये करेक्शन कैसा था, ये वैल्यू आ रही थी, रिफ्रैक्शन का अलग आएगी वैल्यू, तो ये दोनों एरर ऐड कर देंगे। कितना कितना, 0.0785। एरर की बात करें तो यहाँ पे इतना डी स्क्वायर आ रहा था, और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था 0.0112 डी स्क्वायर। दोनों में क्या किया, डी स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई एक दूसरे से। एक माइनस है, एक प्लस की वैल्यू है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ये बात क्लियर हो गई। अब ये सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, यहाँ पे आप लोग को क्लियर मेंशन है।
कि सिंस द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज टू इंक्रीज द स्टाफ रीडिंग एंड द रिफ्रैक्शन इज टू बी डिक्रीज देन ऑल्सो। मीन्स क्या बोला है कि जब इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इन इज टू इंक्रीज, जब इंक्रीज होगा तो स्टाफ की रीडिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड द उस केस में क्या होगा कि द रिफ्रैक्शन इज टू बी डिक्रीज, तो रिफ्रैक्शन क्या होगा उस केस में, डिक्रीज होगा। दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस किया था कि कर्वेचर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्शन, कर्वेचर करेक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। मीन्स कंबाइंड करेक्शन का इफेक्ट किसके बेसिस पे होगा, कर्वेचर के बेसिस होगा। टू इंक्रीज द क्या होगा, स्टाफ की रीडिंग। हैंस कंबाइंड करेक्शन कैसा होगा हमारे पास, सब्ट्रैक्टिव होगा। समझ में आ रही बात है, सब्ट्रैक्टिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि स्टाफ की रीडिंग इंक्रीज हो रही है, तो कर्वेचर करेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कर्वेचर का जो एरर आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरर की वैल्यू आ रही है वो इतनी वैल्यू आई। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर कैलकुलेट किया, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कंबाइन एरर। कंबाइन एरर इतना आया, समझ में आ गई बातें। एरर हमारे पास कैलकुलेट कर लिया, एक पॉजिटिव आया था और ये इसकी वैल्यू क्या आई थी, निगेटिव आई थी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, प्लस में आ गई। ये क्या हो गई, एरर की वैल्यू आ गई। एरर हमें इतना पता चल गया, हमें अब क्या करना है, करेक्शन करना है। तो करेक्शन में क्या करेंगे, वैल्यू सेम रहेगी, बस वैल्यू साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब हमारे पास दोनों कर्व, तो जो सबसे मोस्टली अप्लाई क्या होगा, अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंबाइन। अब लिखते क्या क्या चीज़ें हैं ऑन कॉपी में, कॉपी में लिखने के लिए जो सी होता है उसको बोलते हैं कर्वेचर करेक्शन, सी आर जो होता है वो रिफ्रैक्शन करेक्शन, और एक होता है CCOMB मीन्स कंबाइन करेक्शन। ये तीनों टर्म्स याद होने चाहिए, वैल्यू तीनों की याद होनी चाहिए। पहली वैल्यू थी, हम CC की बात करें तो वैल्यू कितनी थी, 0.0785 डी स्क्वायर, लेकिन ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। CR किसके साथ होगा, ये प्लस के साथ होगा, 1/7 इसके, तो 0.0112 डी स्क्वायर। और जो हमारे पास तीसरा है 0.0675, ये हमारे पास 73, ये किसका आ रहा है, कंबाइन करेक्शन का आ रहा है। अब जो कंबाइंड करेक्शन रहते हैं ये दो मेथड से भी अप्लाइड होते हैं। कैसे, बाय डिक्रीजिंग द ईच स्टाफ रीडिंग की, जो भी हमारे पास स्टाफ रीडिंग आ रही है, डी क्या है उसमें किलोमीटर में है, और इतना मल्टीप्लाई करके उसमें क्या करें, रीडिंग को इतना सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें एक करेक्शन हो गया। दूसरा, बाई फाइंडिंग द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट, कि हम उस पॉइंट का क्या करें, RL कैलकुलेट कर दें और उसमें क्या करें, इतनी वैल्यू इंक्रीज कर दें। समझ में आ रही बातें, एक जगह डिक्रीज करने की बात हो रही है, रीडिंग डिक्रीज करेंगे और RL आगे उस पॉइंट का आ गया तो उसमें क्या करना, इतनी वैल्यू इंक्रीज करना होगा ताकि हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग आ जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये हमारे पास कर्वेचर और रिफ्लेक्शन होता है। क्यों होता है ऐसा, ये चीज़ें सपोज कि अगर हमने, दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, सपोज कि हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट पे हमने रीडिंग लिया था और यहाँ से रीडिंग लेना चालू की, एरर हमारे पास क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे रीडिंग देख ली, अगर हमारे पास रीडिंग मान लो ये रीडिंग आ रही है 1.5 मान लो, कि क्लियर हो गई। तो अगर 1.5 मीटर यहाँ पे रीडिंग आई, तो रीडिंग हमने किसकी ले ली, इसकी ले ली, जबकि वो पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, इतना इतना ज़्यादा बढ़ा बता दिया। ये बातें समझ आ गई, यहाँ तक बता दिया। इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, अगर हम रीडिंग की बात करें तो वहाँ एग्जैक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास सब आ रहा था उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। RL के टर्म्स में बात करें, RL के टर्म्स में बात करें मीन्स हमने सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे कर दिया, इस रीडिंग के बेसिस पे कर दिया। अगर इस रीडिंग के बेसिस पे कर दिया तो हम क्या करेंगे, उस केस में RL की वैल्यू आई होगी और क्या आई होगी, नीचे आई होगी, तो उस केस में क्या करेंगे, इतना ऐड करेंगे तब तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी। हमने ज़्यादा करके क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रही बातें, कैसे ज़्यादा कर दिया, अभी भी डाउट होगा बहुत लोगों को। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिशन ध्यान से देखिएगा। एक जगह हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट बना दिया, इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग इतनी हमने कैलकुलेट करके, और इस जो यहाँ पे पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट है, P पॉइंट का हमने क्या किया, RL कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो रीडिंग है, यहाँ पे जो रीडिंग है, ये रीडिंग हमारे पास जो 1.5 आई थी, ये क्या थी, रॉन्ग रीडिंग थी, इसमें कमी थी। कमी कितनी थी, वो कंबाइन करेक्शन क्या था, उसमें घटाना पड़ता तो वो सही रीडिंग आती। अब ये ले दे के सारा घटा 1.5 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लाए। अगर हम करेक्शन यहीं इस रीडिंग में अप्लाई करते तो इतना पार्ट घटता, कुछ ना कुछ 1.5 से कम घटता। तो अब हमने ज़्यादा घटा दिया, मतलब एक्चुअल P की लोकेशन क्या हो गई होगी, और नीचे हो गई होगी। तो एग्जैक्टली वो लोकेशन फाइंड करने के लिए P की जो RL आएगा, RL ऑफ P जो आएगा, उसमें क्या करेंगे, हम कंबाइन करेक्शन को ऐड करेंगे। यही हमारे पास इस केस का दूसरा मेथड बोल रहा था, दूसरा पॉइंट्स बोल रहा था, ये वाला पॉइंट्स।
क्लियर, आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।